अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है मई जून 2023 और उसका वेरिएंट 21 एएस लेवल। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा कहता है टोल्यूरियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 16। ग्रुप 16 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 16 का मतलब पी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पी सब एनर्जी लेवल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन नंबर। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ टेलुरियम इज TE130। बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो TE का प्रोटॉन नंबर आपको नज़र आएगा वहाँ पे वो होगा 52, जबकि पीरियोडिक टेबल में ये लिखा होगा 52 और 127 समथिंग, कुछ ऐसे होगा ये, ठीक है। 127.6 होगा, आई थिंक इस तरह का कुछ होगा। अच्छा, तो ये उसका एक आइसोटोप है, तो इसका मतलब है ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा जो इसके आइसोटोप से निकाला गया होगा, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। क्रिप्टन का मतलब 36 बेटा, 4d10, 5s2 और 5p4, यानी शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उसने, ठीक है। आगे क्या बोलता है, कंप्लीट द टेबल 1.1 न्यूक्लियॉन नंबर। तो बेटा ये न्यूक्लियॉन नंबर लिखा हुआ है 130। चूंकि इसका प्रोटॉन नंबर 52 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 52 ही होंगे बेटा। इसी तरह न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो -52 कर दो बेटा। इसका आंसर आना चाहिए 78। तो मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन से आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे देखें क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द सबशेल इन एन एटम ऑफ टेरिलियम दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द लोवेस्ट एनर्जी। सबसे लोवेस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटा, 1s के अंदर। स्टार्ट ही 1s से होता है तो 1s के अंदर होगा। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। बेटा तो सिंपल आपसे एक इक्वेशन पूछी है उसने फर्स्ट आयोनाइजेशन की, तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम हो गया, गिव्स यू TE गैसियस 1 पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए कहता है द रेडियस ऑफ TE आयंस डिक्रीजेज आफ्टर ईच सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे तो उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये इसने खुद बता दिया, द रेडियस ऑफ टेरिलियम आयन डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपको उसने सारी इंफॉर्मेशन खुद ही दे दी। As you remove 1 by 1 electron, the radius decreases, ये बोल रहा है। State 2 factors that are responsible for increase in first 6 ionization energies of beryllium। 2 फैक्टर्स आपने पूछे उसने, ठीक है। एक फैक्टर का हिंट उसने आपको खुद दे दिया। आप सोचें जब रेडियस डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक फैक्टर तो उसने आपको इंफॉर्मेशन के अंदर ही हिंट दे दिया। तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। देखो पढ़ लेने से कितना अच्छा हो जाता है, मैंने उसको पढ़ा, मुझे समझ में आ गई। पहली बात वो यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अब दूसरा कोई फैक्टर सोचते हैं। देखो बेटा अगर आप 5s2 और
5p4 को देखें तो ज़रा p4 को देखिएगा। p4 का मतलब ये हो गया देयर इज़ अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। तो जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे बेटा तो पेयरिंग ख़त्म हो जाएगी। और आपको याद है जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके बाद वाली जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे, सही है। तो आप दूसरा फैक्टर ये लिख सकते हैं, after removing first electron, no paired electrons in p orbitals। एक बात हो गई। एक और आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो याद रखिएगा, शील्डिंग जो होती है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और उससे सेकंड नंबर पे अगर थोड़ी कम शील्डिंग होती है तो वो सब एनर्जी लेवल्स भी क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब आप p से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे बेटा, ठीक है, सब रिमूव कर देंगे, तो इस p को शील्डिंग जो फोर्थ की मिल रही है, यानी फिफ्थ एनर्जी लेवल को जो शील्डिंग फील हो रही है वो फोर्थ वाली होगी। लेकिन आप ये चेक करें बेटा कि इस P को जो शील्डिंग फील हो रही है वो किसकी हो रही होगी? S की। तो जब आप P से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं शील्डिंग कम हो गई। क्यों? क्योंकि भाई पहले इस P को शील्डिंग मिल रही थी 5s की भी और 4d की भी, लेकिन अब क्या होगा, 5p रिमूव करने के बाद बेटा अब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5s2 वाले हो गए। तो इसका मतलब है इसको जो शील्डिंग मिलेगी वो सिर्फ इसकी मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ शील्डिंग रिड्यूस हो गई। 5p को दो शील्डिंग्स मिल रही थी, 5s2 की भी और 4d की भी, लेकिन 5p4 को जो शील्डिंग मिल रही थी वो दो की थी। किसकी बेटा? 5s की और 4d की। लेकिन जब आप 5p से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 5s2 को एक शील्डिंग मिल रही है। कौन सी बेटा? 4d10। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा लिखे इसके अंदर और करके, 2 पॉइंट हो गए, और करके बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा इसमें ये लिख दे कि शील्डिंग ऑफ सब एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस तो भी सही है बेटा, ठीक है। 2 फैक्टर में आप ये भी लिख सकते हैं, शील्डिंग ऑफ सब एनर्जी लेवल डिक्रीजेस बेटा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। स्केच द ग्राफ इन फिगर 1.1 to show the trend in the first 7 ionization energies of beryllium। देखो बेटा, चूंकि ग्रुप 16 का है तो 6th और 7th में सबसे लार्ज जंप होगा, ठीक है। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। जैसे आपने यहाँ 6 और 7 का जंप सबसे लार्जेस्ट होगा ये। अब 1 से लेकर के 6 तक इसमें आप थोड़ी वेरिएशन दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप, मैं इसको मिटा दूं ताकि मैं वापस से समझा सकूं, कुछ ज़रा गौर से देखिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को ना ग्राफ समझने में प्रॉब्लम होती है कि सर वो ऐसा क्यों था। देखो, आपने सबसे पहले P4 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, 1 2 3 4। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो पेयरिंग खत्म हो गई। इसका मतलब है छोटा सा जंप होगा, छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये 1 और ये 2, छोटा सा जंप, ठीक है। उसके बाद बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन आप P से हटाएंगे तो सिंपल, कोई इशू नहीं है, आप हल्की हल्की बर्ड्स को ग्रेजुअली बढ़ाते रहें, यानी इसको 3 कर दें और इसे 4 कर दें, ठीक है, ये हो गया। अब
गौर से देखिएगा बेटा, जब आप 5p4 से चारों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो अब सब एनर्जी लेवल चेंज हो गया, पी के बाद ऐसा आ गया। तो छोटा सा एक जंप सब एनर्जी लेवल का दिखा दें, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा जंप ऐसे। उसके बाद दोबारा जैसे अपने छोटा सा जंप दिखाया, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये हो गया छोटा सा जंप, उसके बाद ये हो गया। और सबसे लार्जेस्ट जंप आपने कहाँ दिखाना है, 6th और 7th में। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आई होप अब आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट जंप कब आता है बेटा, जब शेल चेंज होता है। उससे थोड़ा कम जंप कब आता है, जब आपके सब एनर्जी लेवल चेंज हो रहे हो। और उससे भी छोटा जंप कब आता है, जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो या ऑर्बिटल्स के बीच में चेंजेस आ रही हो, रेडियस छोटा हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है PE reacts with fluorine at 150 degrees centigrade to form TEFX molecule. TEF6 is octahedral। अब देखो यहां से समझ में आ गया, इसका मतलब है octahedral का मतलब क्या होता है बेटा, 6 bonds with 0 lone pair। ठीक है, विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, octahedral के अंदर सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 90 के होते हैं। Explain why TEF6 is octahedral with the bond angle of 90। अब दो बातें पूछी इसने, octahedral क्यों है नंबर 1, और नंबर 2 बॉन्ड एंगल 90 क्यों है। देखो बेटा, वेस्पर थ्योरी में आपने जहाँ पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ आपने ये पढ़ा था कि एक्चुअली किसी मॉलिक्यूल की शेप लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन की वजह से होती है। तो डेफिनेटली आप इसमें पहले ऑक्टाहेड्रल की एक्सप्लेनेशन दे दें, फिर रिपल्जन की एक्सप्लेनेशन दे दें। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इसे कहूं टेरिलियम formed 6 bonds with 0 lone pair। ये हो गई ऑक्टाहेड्रल की एक्सप्लेनेशन। अब बॉन्ड एंगल की एक्सप्लेनेशन बेटा, ड्यू टू repulsion of bond pair bond angle is 90 डिग्री। तो दोनों एक्सप्लेनेशन हो गई बेटा। TEFX रिएक्ट, अब हमें पता चल गया है कि TEFXX है क्या, X6 है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की वजह से। रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म टेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड HF। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टेरिलियम डज नॉट चेंज। देखो बेटा, TEF6 में ये -6 हो गया और ये +6 हो गया। वो कह रहा है जब ये हाइड्रोक्साइड बनाए तो हाइड्रोक्साइड बनाते वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो बेटा TE पे अगर 6+ है और हाइड्रोक्साइड पे अगर -1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा TeOH ठीक इन 6 बेटा। आगे देखो डिनोमिनेशन, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। TEF6 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दो चीज़ें देता है, वो खुद कह रहा है। एक देता है हाइड्रोक्साइड, तो TeOH ठीक इन 6 लिख लेंगे बेटा और HF लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ 6 लगाओ फ्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 6 लगाओ हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। आ जाओ, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा वाटर के साथ रिएक्शन अगर होगा तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही आसान, इजी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। कहता है a neutralization reaction occurs when sodium hydroxide is added to sulfuric acid। बिल्कुल सही कह रहा है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। इक्वेशन 1 दे दी उसने, डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है तो
चाहो तो ना लिखो, वरना मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ पूछे ना पूछे लिख दिया करो, ठीक है। बट यहाँ पे उसने सिर्फ कहा एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताओ, सिंपल डेफिनेशन है बेटा, 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन। तो आपने लिखा एंथैल्पी चेंज व्हेन enthalpy change when 1 mole of water is formed during acid base reaction, acid base reaction। बेटा आगे देखिएगा, an experiment is carried out to calculate enthalpy change of neutralization for the reaction between sodium hydroxide and sulfuric acid। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले एक छोटी सी बात आपको रिमाइंड करा दूं। मैं हमेशा से आपको क्लास में ही बोलता हुआ आया हूं, अपने लेक्चर्स में भी बार बार समझाता हुआ आया हूं, जैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, वैसे इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। आगे देखें क्या बोलता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड इन अ पॉलीस्टाइरीन कप एंड स्टिर्ड, रिजल्ट फ्रॉम दिस। पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.1 डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 1, यानी आपको मोल्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 0.1, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड देखें, ठीक है, H2SO4 आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.075 डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 दी हुई है, यानी आपको मोल्स दिए हुए हैं 0.075। अब ज़रा मेरी बात को समझिएगा। देखो बेटा, यहाँ पे रेशो है 2:1 का, यानी अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 0.05, 2:1 का रेशो है ना। आपको दिया हुआ कितना है 0.075, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेस। अब याद रखिएगा कि इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दोनों में से किस पे डिपेंड करेगी बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। क्यों करेगी? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इंथैल्पी चेंज भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। दिमाग में रखिएगा, फिर आगे चलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 20, सल्फ्यूरिक एसिड 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27.8। तो इससे हमें दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये समझ में आ गया कि डेल्टा टी हो जाएगा 27.8 माइनस 27.8, और दूसरी बात हमें समझ में आ गया टेम्परेचर राइज कर गया, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक है। एंड वैसे भी कीप इन माइंड ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। Equation 1, use equation 1, calculate the amount in moles of sulfuric acid that is neutralized in this experiment. Okay, equation 1 को यानी वही पूछ रहा है, ये वाला आंसर आ जाएगा ना भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं? 0.1, एग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेशो 2:1 है तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स न्यूट्रलाइज होंगे बेटा 2:1 की वजह से? 0.05 मोल्स। आंसर ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा। तो वो कह रहा है इक्वेशन 1 को यूज करो, यानी मोल रेशो देख लो। तो आपके इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स न्यूट्रलाइज होंगे? 0.05, जबकि गिवन कितने हैं? 0.075। आगे देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आ गया ना काम की बात पे, यानी अब आप किसके मोल्स यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। यूजिंग द रिजल्ट्स इन टेबल 2.1 कैलकुलेट इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर। एज्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे दी है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम दे दिया है। देयर इज नो हीट लॉस, वो भी दे दिया। फुली डिसोसिएशन, एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, कांस्टेंट प्रेशर, सब कुछ दिया हुआ। तो अब कह रहा है आपको न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है। चलें बेटा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं Q
इज इक्वल टू mc डेल्टा t अपॉन 1000। हमेशा से अपने लेक्चर्स में आपको बोलता हुआ आया हूं कि m का बहुत ख्याल रखना, मास। m इज मास ऑफ सॉल्यूशन, m इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है, और m शुड बी इन ग्राम। यू हैव टू इग्नोर द मास ऑफ सॉल्यूट। ये सारी बातें मैं आपको m से रिलेटेड बता चुका हूं। अब आप चेक करें बेटा, टोटल मास कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का। ये 100 आपने मिक्स किया है, सही है, दिस इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 75 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, तो आप बोलेंगे 175। तो बेटा m की वैल्यू है 175 इंटू सी कितना है 4.18। चेंज इन टेम्परेचर कितना था बेटा 7.8। कैसे निकाला मैंने, 27.8 माइनस 20 से, डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 इसलिए करता हूँ ताकि मेरा आंसर किलो जूल में आ जाए। अगर आप में से कोई बच्चा इसको 1000 से डिवाइड नहीं करता और बाद में 1000 से डिवाइड करता है तो कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात है, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। ये मैं आपके लिए कैलकुलेट करूँ ज़रा, ओके। डिवाइडेड बाय 5.7057, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5.7057 किलो जूल में आ गया, ठीक है। अब हम इसको पर मोल में निकाल लेते हैं, ज़रा देखिएगा। 0.01 मोल से आ रहा है, नहीं 0.1 है, सॉरी, ये 0.1 है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। 0.1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज होने वाली एनर्जी है 5.7057 किलो जूल। बेटा 1 से ऑब्वियसली 57 हो जाएगी x, तो x निकालोगे तो ये हो जाएगा 5.7075 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 57.075। 1 ले लेता हूँ इसको, किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव साइन वगैरह के भी मार्क्स देता है। आई होप आप इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट बनाएगा, स्टेट सिंबल भी लिखने हैं, ठीक है। सॉल्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, साथ में बन जाएगा वाटर। अच्छा, इसने स्टेट सिंबल शायद इसीलिए लिखा है कि ये चेक करना चाह रहा है कि यार बच्चों को पता है ना कि ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड ग्रुप 2 फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा, सही है, ये लिक्विड होगा। और अगर आप इसे बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लगा दें, आई थिंक ये बैलेंस है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। देखो, आप इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कह सकते हैं कि इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, एक बात। दूसरी बात, आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, when two solutions are mixed and they form an insoluble substance। तो बेटा 2 solutions mix हुए और एक insoluble substance बना तो पीपीटी बन गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और उस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर ये प्रेसिपिटेशन भी है, क्योंकि प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। सजेस्ट why enthalpy change of neutralization cannot be determined using addition of sulfuric acid to aqueous barium hydroxide। अब देखो वही वाली बात कर दी, बिकॉज विद न्यूट्रलाइजेशन इट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन भी इसके अंदर है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। सो विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो involved in
एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए तो आप इसे उस तरीके से नहीं कर सकते ना, जैसे आप, जाहिर बात है उसमें कोई ना कोई एनर्जी चेंज प्रेसिपिटेशन का भी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। यस, SiCl4 बनाता है, ये सही कह रहा है। हमने पीरियड 3 के क्लोराइड्स के अंदर इसे काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। ये लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड टाइप का, ठीक है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ सिलिकॉन 4 क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। देखो बेटा, कभी कभी बोलता है स्टेट और कभी कभी बोलता है अपीयरेंस। छोटा सा एक काम किया करो, जब आपको स्टेट बोले तो लिक्विड सॉलिड गैस लिखो, लेकिन अगर अपीयरेंस बोले तो उस लिक्विड सॉलिड गैस के साथ उसका कलर टाइप का भी लिख दिया करो, बस ये फ़र्क होता है। तो अपीयरेंस और स्टेट पूछे तो फ़र्क देखो, सही है। अच्छा, वैसे तो उसके मार्क्स काटता नहीं है, बट लेकिन अगर आप कुछ जैसे कोई कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर कभी कभी बोलता है स्टेट बताओ, कभी कभी बोलता है अपीयरेंस बताओ, तो वो फ़र्क ये होता है कि स्टेट के अंदर आप सिंपल डायरेक्ट जवाब देते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन जब आप उसकी अपीयरेंस की बात करते हैं तो आप उसके साथ उसका कलर भी लिखते हैं। जैसे इसने पूछा अपीयरेंस बताओ, तो मैं इसे कलरलेस लिक्विड लिखूंगा, ठीक है, कलरलेस लिक्विड। और अगर ये मुझे यहीं पे बोल देता कि सिर्फ स्टेट बताओ, तो मैं लिखता लिक्विड। अच्छा, अब फिर से आओ, देखो स्ट्रक्चर पूछ रहा है और बॉन्डिंग पूछ रहा है। तो अब देखो स्ट्रक्चर कोवेलेंट, ये कोवेलेंट है, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल एक जाइंट। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या लिख लो, सिंपल, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। और बॉन्डिंग के लिए क्या लिख लो बेटा, कोवेलेंट। तो पूरा क्या हो गया, सिंपल कोवेलेंट। तो जिस तरह का सवाल उस तरह का जवाब दिया करो। तो स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल और बॉन्डिंग का मतलब कोवेलेंट, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस कंफ्यूज मत हो जाना कि सर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब सपोज करो जैसे डायमंड है, उसके लिए मुझे बोलता कि उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताओ। तो स्ट्रक्चर क्या है, जाइंट, बॉन्डिंग उसमें क्या है, कोवेलेंट, ठीक है, ख्याल रखिएगा। सैंपल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल सही कह रहा है, MgCl2 एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एडिड टू द सेपरेट बीकर ऑफ द कोल्ड वाटर, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, याद आ रहा है, पीरियड 3 के क्लोराइड्स में डिटेल से पढ़ाया था। ये स्लाइटली एसिडिक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कंप्लीट टेबल 3.1, इग्नोर टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, व्हेन कंसीडरिंग, ये वाली बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंसीडरिंग ऑब्जर्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बेटा व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। मैग्नीशियम क्लोराइड और फॉस्फोरस, अब देखो फिर गौर से देखिए क्या बोल रहा है, अपीयरेंस एट रूम टेम्परेचर। तो अपीयरेंस का मतलब स्टेट के साथ साथ क्या लिखो बेटा, उसकी जो आप स्टेट लिखते हैं उसके साथ उसका कलर वगैरह भी लिख दिया करो। तो अपीयरेंस में मैग्नीशियम क्लोराइड वाइट सॉलिड होता है, ये भी वाइट सॉलिड है बेटा, दोनों एक जैसे। सिमिलैरिटी इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑन एडिशन टू कोल्ड वाटर, दोनों डिसॉल्व होकर कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। both dissolves and giving colorless solution। अब यहां पे ना कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर आपने जब पीरियड 3 के क्लोराइड्स करवाया था तो आपने ये कहा था कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है उनके लिए हम लोग डिज़ोल्व का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही थोड़ी सी पीएच में चेंज करते हैं, और बाकियों के लिए हम लोग रिएक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्चुअली बेटा रिएक्ट नज़र भी आना चाहिए ना। डिज़ोल्व बेसिकली जर्नल वर्ड है, आपने एक चीज़ पानी में डाली और वो
डिसअपियर हो गई तो डिसॉल्व हो गई, तो दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगे, दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन देंगे, इसलिए मैंने वर्ड डिसॉल्व यूज़ किया है. सो इट्स नॉट फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इट्स फॉर द जस्ट सॉलिड डिसअपियर के लिए लिखा है मैंने, ठीक है. तो हो सकता है ना दिमाग में आए सवाल, आपने तो यूँ बोला है फिर यहाँ ये लिखवा रहे हैं. वन डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन ऑन एडिशन टू कोल. डिफरेंस क्या होगा, देखो बेटा, एक्सेप्ट सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बाकी सारे क्लोराइड्स के लिए आप लोग स्टीमी फ्यूम्स या मिस्टी फ्यूम्स लिख सकते हैं, याद है HCl के. तो मैग्नीशियम क्लोराइड में नो स्टीमी फ्यूम होंगे बेटा, ये डिफरेंस आ गया. जबकि इसमें आपको क्या मिलेंगे, स्टीमी फ्यूम्स HCl वाले बेटा, ठीक है. pH तो ये तकरीबन 6.5, इसको 1.0 कर दो, दैट्स इट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है. स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरेट 5, सोडियम क्लोरेट 5 फ्रॉम Cl2. तो बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ सोडियम क्लोरेट 1 बनता है, और हॉट कंसनट्रेटेड NaOH के साथ क्लोरीन का रिएक्शन हो जाए तो सोडियम क्लोरेट 5 देता है. तो बेटा आप सिंपल कंडीशन बता दें, क्लोरेट 5 पूछ रहा है तो आप हॉट concentrated sodium hydroxide. Explain why the reaction in C1 is described as disproportionation reaction. Your answer should refer to the relevant species of their oxidation number. तो बेटा देखो, शायद याद हो आपको, क्लोरीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है हॉट कंसनट्रेटेड के साथ, तो ये देती है NaClO3, साथ में NaCl, साथ में वाटर, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 3. अब देखिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 है और ये +5 है, तो 0 से +5 में गया तो ऑक्सीडाइज हो गया बेटा, ठीक है. इसी तरह ये -1 है, अगर कोई चीज़ 0 से -1 में जाएगी तो ये रिड्यूस हो जाएगी. और वो आपसे यही पूछ रहा है, यही दो बातें आप लिखनी है. पहली बात तो ये बेटा, क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड. एक बात, अब क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड कैसे लिखोगे, 0 to +5 एंड रिड्यूस्ड 0 to -1 बेटा, ठीक है. तो वो आपको बोल रहा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ एक्सप्लेन करो कि वो हुआ क्या उसके अंदर, कर लो बेटा. नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन इन सीरीज ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस क्लोरोअल्केन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है. आगे देखो, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन. तो यूवी लाइट बेटा, ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता, तो यूवी लाइट. One of the products of the reaction is CH2Cl2 which reacts further to produce CHCl3. Okay, इससे ये बनाना है. Complete the table 3.2 to show the details of the mechanism that forms CHCl3 from CH2Cl2. Initiation step, propagation, termination. अच्छा, अब एक बात याद रखिए, मैं फिर से याद दिला दूं. जब हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था तो मैंने आपसे कहा था बेटा, इनिशिएशन स्टेप सिर्फ एक ही रिएक्शन है, क्या, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है. प्रोपगेशन स्टेप क्या है कि एक फ्री रेडिकल किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करके एक फ्री रेडिकल देता है और साथ में एक और सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है. जबकि टर्मिनेशन स्टेप किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड इन प्रोपगेशन स्टेप. तो बेटा अगर आपको याद है तो मुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इनिशिएशन स्टेप आप बना लें बेटा, ये लें, मैं वही लिखूंगा जो आपने क्लास में किया हुआ है बेटा. Cl2 gives you 2Cl. दिस प्रोपगेशन स्टेप में देखिए बेटा, ये फ्री रेडिकल है, इससे रिएक्ट करवाया तो ये दे देगा CHCl2 फ्री रेडिकल, साथ में HCl निकाल दो. और टर्मिनेशन का मतलब दो फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, तो अगर ये बनाना हो तो दो फ्री रेडिकल कंबाइन करो,
CHCl2 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो टर्मिनेशन का मतलब टू फ्री रेडिकल्स जो प्रेजेंट हो कहाँ पे बेटा, प्रोपगेशन स्टेप के अंदर, ये रहे दोनों। ठीक है, CHCl3 and HF are used to form CHClF2 in substitution reaction। नजर आ रहा है कैसे, आप चेक करें, जब आप CHCl3 से ये बना रहे हैं तो बेसिकली 2 क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं और 2 फ्लोरीन लग रहे हैं उसकी जगह। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन, तो कर दो, CHCl3 को HF के साथ रिएक्ट कराओ, 2 क्लोरीन हटाओ 2 फ्लोरीन लगाओ, तो CHClF2। अब सवाल ये है वो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, HF के साथ क्या बना लेंगे, HCl। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चीज दूसरे को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट। तो HF में F ने Cl को सब्स्टिट्यूट किया, आप कह सकते हैं Cl ने HF में F को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बैलेंस कर लो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरीन बाकी है, यहाँ 2 लगा दो, ये 2 हो गए क्लोरीन, और हाइड्रोजन 2 नजर आ रहे हैं तो यहाँ 2 लगा दो। F ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यस बैलेंस्ड है। आगे देखिए, X is a product of substitution reaction that occurs when CHClF2 reacts with Br2। ठीक है, ओके, देर इज ओनली वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन को नहीं छेड़ना। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ X शोज मॉलिक्यूलर आयन पीक, का मतलब हो गया M पीक बेटा। Mass over charge ratio 164, 166, 168। Complete the table 3.3 to show all molecular ions responsible for each peak। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी बदतमीजी समझ लो की है कि इसने कहा है फ्लोरीन तो फिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को चेंज कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा इसे M, इसे M+2 और इसे M+4 भी कंसीडर करके सॉल्व करेगा तो भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में जो आइसोटोप के मासेस का डिफरेंस है बेटा, वो सिर्फ 2 यूनिट का फर्क है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था घर से 3 आइसोटोप्स याद करके जाने, 3, उनमें से एक है क्लोरीन Cl35 और Cl37, एक है ब्रोमीन जिसमें Br79 और Br81। ये 3:1 के रेशो में होता है, ये 1:1 के रेशो 50% होता है। अब देखें हम रिवर्स उसमें चले जाते हैं, ये M+4 से जाते हैं। देखो बेटा 168 से 166 पे जाना है, 2 यूनिट्स कम करने हैं। तो अब मसला ये है कि 2 यूनिट क्लोरीन के भी कम हो सकते हैं, 2 यूनिट ब्रोमीन के भी कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब है 166 2 पॉसिबल मॉलिक्यूलर आयन पीक को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे, CF2 ये तो फिक्स है, इसको छोड़ो। अब आते हैं Cl और Br पे बेटा। तो अगर मैं Cl को कर दूं 35, 2 कम कर दूं, और इसको 81 रहने दूं, एक हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है क्या, कि CF2 Cl Br। ठीक है, मैं क्लोरीन को 37 रहने दूं, हाँ ब्रोमीन को 81 से कम करके क्या कर दूं 79, तो भी 2 यूनिट का फर्क आ गया। और ऊपर वाले में जाहिर बात है बेटा आपको 2 और कम करने, 2 यूनिट्स का और फर्क आ गया। इसमें से 2 यूनिट और कम कर दें तो कर दें बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल CFCl और Br है, ये 35 हो गया और ये 79 हो गया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हो गई ये वाली। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि 3 आइसोटोप्स आपने घर से याद करके जाने, उनमें से क्लोरीन है, उनमें से ब्रोमीन है और उसमें से कार्बन भी है। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।